हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन से पहले मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया था आपको इंटीमेशन देने के लिए कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा, तो अभी ये वीडियो अभी लगभग शायद आपको पब्लिक करते करते लगभग 11 क्या 11:30-12 बज जाएंगे। आगे से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रीथिंक द पॉलिसी। अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी स्टार्ट की गई है जिसमें ये कहा है कि वेलफेयर स्कीम्स का उन्हीं फैमिलीज़ को फ़ायदा मिलेगा जिनके यहाँ पर 2 या 2 से कम बच्चे हैं। जानेंगे क्या है पूरे मुद्दे को यहाँ पर एडिटर किस तरीके से बताना चाह रहे हैं। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। फार्मर्स सो फार, इस आर्टिकल में वैसे तो देखो लास्ट में जिस्ट लेंगे, बिल्कुल बताया जा रहा है कि फार्मर्स ने जो एजिटेशन किया है उसका अभी का जो एजिटेशन है और जो प्रीवियस जितने भी आंदोलन हो रखे हैं उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है और क्या इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, जानेंगे। तो 2 आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है ओनली फॉर रामदेव। कल परसों हमने एक न्यूज़ रिपोर्ट डिस्कस की थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई मतलब ऑपरेशन में आने वाला था उसके जस्ट पहले दिन अप्रूवल दिया गया रामदेव बाबा की पतंजलि इंस्टीट्यूशन को कि हाँ वो भारतीय शिक्षा बोर्ड करके वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन बोर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि CBSE और ये जो और दूसरे बोर्ड्स काम करते हैं उसी लाइन पे। जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर। द डिवाइडेड रिफॉर्मिस्ट, इस आर्टिकल में देखो ईरान में अभी इलेक्शन हुए हैं उससे संबंधित बात है, थोड़ी सी बात बता दूंगा मैं यहाँ पे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे इस आर्टिकल को लूजिंग द सॉफ्ट टच, इस आर्टिकल में इंडिया और चाइना के बीच में सॉफ्ट पावर का एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंटरनेशनली इंडिया की जो सॉफ्ट पावर की हम बात करते हैं उसके कंपैरिजन में चाइना का क्या स्टैंड है या फिर चाइना के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ खड़ा होता है अगर सॉफ्ट पावर की बात की जाए, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा आर्टिकल इधर ये वैक्सीन वाला है, ये आप खुद से देखोगे किस तरीके से वैक्सीन प्लान करने की जरूरत है। और इस आर्टिकल से हम जिस्ट लेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कि जो कस्टोडियल टॉर्चर जो दिया जाता है, ठीक है, उसके चलते जो मतलब फालतू में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है टॉर्चर के चलते। जानेंगे क्या है बताना चाह रही है राइटर यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रीथिंक द पॉलिसी। देखो असम गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्रपोजल दिया गया है कि उन सभी लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। किस चीज़ से कि उनको जो पब्लिक स्कीम्स के तहत जो वेलफेयर स्कीम जो चलती है, कल्याणकारी राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनसे उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर अभी बन गए हैं वहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ये बात कही है। इसमें मेन जो पॉइंट है वो टारगेटेड है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी इमिग्रेट करके असम में आके सेटल हुई है मेनली बांग्लादेश से, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील कराना कि भाई आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर काम करो। तो एक तरीके का ये एक आप परसुएशन की बजाय कोर्सिव स्टेप है, ये आप किसी पे फोर्सफुली आप किसी से काम कराना चाह रहे हो कि ये मुस्लिम इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी की जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिली प्लानिंग के नॉर्म्स को अडॉप्ट करें। देखो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, ऑलरेडी चल रही है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि उस पर से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे में ये एक जो सवाल है ये कहीं ना कहीं एक बैड और एक नैरेटिव स्टैब्लिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप अगर देखो तो ये क्या कोई एक ऐसा ट्रेंड कि मुस्लिम्स में या फिर आप ये जो पॉपुलेशन का नाम लेकर के या बच्चे 2 हैं उन्हीं को हम वेलफेयर स्कीम का फायदा मिलेगा, ये एक बैड ट्रेंड ऑलरेडी दूसरे स्टेट्स में भी चल रहा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज की जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट के 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और इस केस में अगर 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं या फिर वो अपनी इस सच्चाई को छुपा करके फिर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी कैंडिडेटशिप उनकी कैंसिल हो जाती है। तो यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। देखो अगर आप देखो कि जिन भी माता पिता के 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वो लोग या तो गरीब हैं या सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं। तो ऐसे में आप उनको और ज़्यादा परेशान करने का काम कर रहे हो, इनको एक जो मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखो ये एक तरीके का पॉलिसीज जो हैं वो एक तरीके की थ्रोबैक है। थ्रोबैक का मतलब आप सिंपल मानो कि आपका पहले का कोई कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है दिमाग में और उस चीज़ को आपने रिन्यू करके फिर से अप्लाई कर दिया, और एक टोटलिटेरियन जो स्टेट है चाइना उसी के एक व्यू के ऊपर या उस लाइन के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हो। देखो चाइना में
टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हो गया कि एक औरत अपनी रिप्रोडक्शन की एज जो कि मानी जाती है 15 से 49 साल तक के बीच की, तो इस एज टेन्योर में अपनी पूरी उम्र में कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो एवरेज निकाल दो पूरी पॉपुलेशन का, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो चाइना में टोटल फर्टिलिटी रेट 1979 के टाइम पे मोर देन 3 थी, 3 4 5 5.6 समथिंग थी। तो ऐसे में वहां पर पॉपुलेशन जबरदस्त थी, तो वहां पर क्या कर दिया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी इंपोज कर दी गई थी 1980 में। रिजल्ट क्या रहा कि इस कॉर्सिव कदम का, इस फोर्सफुल कदम का रिजल्ट ये रहा कि वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करनी शुरू हो गई। फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की, फिर उसके बाद में 5 साल बीत गए और अभी रिसेंट रिपोर्ट हमने देखी थी जिसमें बताया गया था कि चाइना में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मतलब बहुत रिड्यूस हो चुकी है। जबकि रिप्लेसमेंट के लिए अगर देखा जाए तो 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट मानी जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक माता अपने रिप्रोडक्शन के पीरियड के टाइम पे, जो कि 15 साल से 49 साल तक की उम्र होती है, उस उम्र में कितने बच्चे पैदा करती है। उन बच्चों को पैदा करने का अगर एवरेज पूरी पॉपुलेशन में निकाले और वो अगर 2.1 आ रहा है तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब हो गया कि अगर माता पिता की डेथ होती है तो उनकी जगह लेने के लिए बच्चे रेडी हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता अगर खत्म हो गए तो बच्चों की कमी है या फिर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, समझ गए। तो ऐसे में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंपोज की। फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई। फिर अब चाइना के टेंशन क्या चल रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, वहां पर जनसंख्या बूढ़ी हो गई है। तो ऐसे में अब चाइना ने अपनी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी, और अब तो यहां तक अलाउ कर दिया कि 3 चाइल्ड पॉलिसी तक भी दे दी गई है। ये 2021 में चाइना ने अभी शुरू किया है। इसके पीछे अगर हम चाइना से हम कुछ नहीं सीख रहे हैं और इस तरीके के फोर्सफुली अगर हम यहां पर वेलफेयर स्कीम्स को डिनाई करेंगे, अगर किसी भी इंडिविजुअल फैमिली या कोई भी फैमिली है जो कि गरीब है या सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करती है, तो ये चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा पहले से ही बताया हुआ है कि हमारी सेंसस का डेटा को अगर हम प्रोजेक्ट करें आने वाले सालों में तो 2050 आते आते हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद में डिक्लाइन करनी शुरू हो जाएगी। और डिक्लाइन भी ये रहेगा कि 2100 का जो साल आएगा ना, इस सेंचुरी का लास्ट ईयर, उस टाइम पर हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट केवल 1.3 रह जाएगी, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से बहुत कम है। तो देखो यहां पर पॉलिसीज हमें ऐसी बनाने की जरूरत है जिससे कि सोशल इंडिसेस इंप्रूव हो, जैसे कि लिटरेसी अच्छी हो, एजुकेशन उनकी अच्छी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनके पास में अवेलेबल, स्पेशली किन के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए। तो देखो एजुकेशन जब अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो कौन पागल है जो अपनी फैमिली को अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगा। आज ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय कुछ बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने पे फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब शिफ्ट हो रहा है फोकस कहां से, चाइल्ड बियरिंग से चाइल्ड रियरिंग की तरफ जा रहे हैं, कि बच्चों को अब ज्यादा एक तरीके से पढ़ाना लिखाना, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सोशल इंडिसेस आप इंप्रूव करो ना। और ये रिजल्ट भी है हमारे पास में कि जब जब एजुकेशन का असर मिला है, एजुकेशन अच्छी मिली है, हेल्थ अच्छी हुई है, तो उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि जब एजुकेशन में हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हाँ जी इतने बच्चे करोगे तो इसका ये हो सकता है, इसके ये नुकसान है, ये फायदे हैं, तो फिर कौन पागल होगा जो कि पढ़ने लिखने के बाद में भी 5-5 6-6 बच्चे पैदा करेगा, कोई नहीं। इसके अलावा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड्स हैं उनको आप प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सक्सेस स्टोरीज भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल। असम एक कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो 5वें राउंड का डेटा आया 2019-20 में, उसमें असम के मुस्लिम्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2005-6 के टाइम पे हुआ करती थी 3.6, उससे रिड्यूस होकर के 2.4 हो गई। इसका मतलब वहां पर एजुकेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप दूसरी तरफ देखो कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट करते हो तो वो चीज गलत हो जाती है। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो ना, कि आप उनकी गरीबी हटा पा रहे हो, उनका एजुकेशन लेवल इंप्रूव कर पा रहे हो, उनके एरियाज में डेवलपमेंट कर पा रहे हो, स्पेसिफिकली रूरल एरिया में, तो कहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जो इशू है ना उन पर ध्यान दो, बजाय कि आप साइड के रास्ते निकाल रहे हो। ये चीज यहां पर एडिटर के द्वारा बताई जा रही है। फिर यहां पर पॉलिटिक्स है जो हमारे काम की है नहीं, मेन जो मुद्दा था वो हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ओनली फॉर रामदेव। देखो रामदेव बाबा का अभी जो
सरकार चला रही है बीजेपी पार्टी, उसके साथ में कोalition है, आरएसएस के साथ भी एसोसिएटेड है, चलो ठीक है, वो उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब 2019 में रामदेव बाबा की जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को एक अप्रूवल दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी बन गई, और उसमें अप्रूवल क्या मिलता है कि रामदेव बाबा की पतंजलि योगापीठ जो है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड करके एक अलग से सेपरेट नेशनल बोर्ड चलाएगी, जिसमें टारगेट रहेगा वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करना। अब आप देखो कि अप्रूवल देने से पहले एक पूरी काउंसिल स्टैब्लिश की जाती है, और काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी, जो कि वैदिक शिक्षा को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है, जिसका नाम है, जो कि नागपुर बेस्ड है, जिसका नाम है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। इसको हम MSRVVP बोलते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी था, तो इस इंस्टीट्यूशन ने अप्रूवल दिया नहीं, इवन कुछ वार्निंग्स, कुछ कैविएट्स दिए, उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, देखो आप कि चुनाव थे 10 मार्च को, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था 2019 में की बात है ये, चुनाव जब हुए थे, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन, तो उसमें चुनाव के मान लो अगले दिन 10 तारीख है, तो 9 तारीख की रात को 8:30 बजे अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है वो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो है वो ओपन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो ये चीज जल्दबाजी वाली जो होती है ना, वो बहुत गलत होती है। एक चीज यहां पर थी कि ये जो अप्रूवल दिया गया, ये बिडिंग प्रोसेस के बेसिस पे था, ऑक्शन हुई थी, बोली लगाई गई थी। तो ऐसे में 3 कैंडिडेट थे, जिनमें से एक था पतंजलि विद्यापीठ, ये पतंजलि वाला जो ये ट्रस्ट था योगपीठ, और 2 और थे। अब इनके अंदर भी जब कंपटीशन हुआ, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो ये कि पतंजलि ने ऑफर किया कि हम 21 करोड़ रुपए तक का खर्चा कर देंगे इस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि कभी भी कोई भी एजुकेशन बोर्ड अगर एजुकेशन देता है, तो एग्जाम करवाना, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कैरिकुला तैयार करना कि हाँ जी, कौन कौन से सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट कौन सी क्लास में पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स को एफिलिएशन देना होता है, एग्जाम्स कंडक्ट कराना होता है, रिजल्ट और उनके सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में आप देखो कि वहां पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पतंजलि ने ये बोल दिया कि भाई हमारे पास में 21 करोड़ रुपए खर्च करने तक की एनुअल कैपेसिटी है। और बाकी दूसरे जो कैंडिडेट थे, उन्होंने, एक ने बोला 2 करोड़ है, एक के पास में 1 करोड़ है। तो एक तो डिफरेंस ये आ गया। तो बिडिंग प्रोसेस के अलावा भी तो दूसरे तरीके होते हैं ना, कि आप कोई भी नए इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, तो उसके पीछे कुछ और मेथड्स के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेते। क्या केवल एक पैसा ही एक कैलकुलेशन का मेथड रह जाता है? रही सही में जो ऑक्शन हुई, या फिर जो ये बिडिंग प्रोसेस के बेसिस पे अलोकेशन किया गया भारतीय शिक्षा बोर्ड को, जिसमें वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं किया गया, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स पे काम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने जो ऑब्जेक्शन दिया, यहां पर आप देखो कि ये ऑटोनॉमस बॉडी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, MSRVVP, जो कि नागपुर बेस्ड है, उसके बावजूद भी आपने अप्रूवल दिया। तो ये चीज तो शिक्षा सिस्टम के साथ में, एजुकेशन सिस्टम के साथ में खिलवाड़ है, तो ये चीज गलत हो जाती है। अब इस ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट को हेड कौन कर रहा है जी? पतंजलि विद्यापीठ, पतंजलि योगपीठ की बात करें, जो कि भारतीय शिक्षा संस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम बात कर रहे हैं रामदेव बाबा यहाँ पर लीड कर रहा है। तो रामदेव बाबा के हाथ में तो बहुत कुछ पहले से है, बहुत सारी चीज़ों को रामदेव बाबा ने, अभी आप देखो कि अब कोरोनिल करके अपनी खुद की एक दवाई लॉन्च की थी इन्होंने, कि हाँ ये कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी सक्सेसफुल है, पर उसके पीछे ना कोई साइंटिफिक स्टडी थी, उसके बावजूद आपने अप्रूवल दे दिया। तो पॉइंट यहां पर यही आ रहा है कि आपको एक प्रॉपर बिडर्स को बुलाना था, या फिर बिडिंग प्रोसेस के अलावा दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स थे उन पर ध्यान देने की जरूरत थी। वेद विद्या को अगर आप प्रमोट करना चाह रहे थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते थे। अब 2016 से ये बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि 2019 में एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया कि हाँ जी आओ, और कौन इस एजुकेशन बोर्ड को प्रमोट करना चाहता है, या फिर इस एजुकेशन बोर्ड को कौन टेक ओवर करना चाहता है, आ जाओ। तो ये बात कोई 2019 से शुरू नहीं हुई है, 2016 में भी बात हुई थी, जिसमें रामदेव बाबा की इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और उस टाइम पर जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने मना कर दिया था, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, कि भाई अगर एक बार किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हमने अप्रूवल दे दिया नेशनल एजुकेशन बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में इसी सिमिलर रिक्वेस्ट फिर बाद में दूसरे एजुकेशन सिस्टम से भी आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आर्य समाज की स्कूल्स चलती हैं, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो चलाई हुई है, उन्होंने तो कहा भी था ना, बैक टू द वेदास।
तो वो तो एकदम वेदों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी फिर इसी तरीके की बोर्ड के अप्रूवल की डिमांड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिमिलरली विवेकानंदा, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो उपनिषदों के लिए या वेदांता स्कूल जो चलाई गई, उसके बेसिस पे भी वो भी डिमांड करेंगे कि हमें भी अप्रूवल दो। तो ऐसे में उस टाइम पे 2016 में रिजेक्ट कर दिया। फिर 2019 में आप देखो ये मुद्दा फिर से आता है, एकदम टॉप पे रीसरफेस होता है, और लोकसभा इलेक्शन जब होने होते हैं 10 मार्च से, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आना होता है एक्शन में, उसके पहले दिन ही पतंजलि को अप्रूवल दे दिया जाता है कि हाँ आप बोर्ड को रन कर सकते हो। तो ये चीज़ें कंसर्निंग हो जाती है कि आप इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो, आप कानूनों को इस तरीके से कैसे बेंड कर सकते हो जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा हो रहा हो। आपको हॉलिस्टिक अप्रोच में काम करने की जरूरत है, ठीक है। और रामदेव बाबा को सीधा आड़े हाथों ले रहे हैं यहाँ पर वैसे तो एडिटर कि ये पर्टिकुलरली कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है, चाहे पेंडेमिक के टाइम की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, या फिर और दूसरी बातें करें, एलोपैथिक सिस्टम को भी इन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड करने की बात की थी, खैर वो इतना काम का है नहीं। बट पॉइंट इतना सही है कि गवर्नमेंट को देखो अपने इस पूरे कदम जो उठाए गए हैं इनको अर्जेंटली रिव्यू करने की जरूरत है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो मुद्दा है उसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के बेसिस पे ही आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में कहीं नुकसान हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लूजिंग द सॉफ्ट टच। आर्टिकल को लिखा जा रहा है यहां पर कांति बाजपेयी जी के द्वारा, और कांति बाजपेयी जी का अगर देखो तो ये एक राइटर हैं जिन्होंने बुक लिखी है इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। अब इसमें देखो बुक के अंदर कुछ डेटा बताया जा रहा है, डेटा को हमें समझना है, ठीक है। आपको लगे कि हाँ नोट डाउन करना है, लिख लेना, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो चाइना की हार्ड पावर का एडवांटेज चाइना को मिला। हार्ड पावर का मतलब हो जाता है कि अपनी इकोनॉमी पावर और प्लस में मिलिट्री पावर, अपने हथियारों के दम पर और लोगों को पैसा लुटा करके कि हाँ भाई मानो रुपए हम देंगे आपको, तो ऐसे करके इसको बोलते हैं हार्ड पावर। तो चाइना का देखो पहले से ही इंडिया के कंपैरिजन में हार्ड पावर में तो अपर हैंड रहा है, ये सबको पता है। पर दूसरी तरफ अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो इसको भी बहुत कम समझा जा रहा है। अगर आपने जब भी कभी पिछले आर्टिकल्स डिस्कस कभी किए हो, आपने हिंदू में आता रहता है ये कई बार कि सॉफ्ट पावर इंडिया की गल्फ कंट्रीज में इंप्रूव हो रही है, या फिर आप बात करो इधर क्या नाम है इसका, अफगानिस्तान की इंप्रूव हो रही है। बट राइटर यहां पर एक और ओपिनियन डाल रहे हैं जहां पर इंडिया की सॉफ्ट पावर, जहां पर परसुएशन पे काम होता है, जहां पर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो कि हाँ जी हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। देखो कॉर्शन अगर आप ले रहे हो दैट मीन्स आप फोर्सफुली लोगों को प्रेशराइज करके काम करवाते हो, वो तो हो जाती है देखो हार्ड पावर कि बंदूक की नोक पे आपने काम कराया। एक होती है सॉफ्ट पावर जिसमें लोग क्या होते हैं कि आपको देख करके आपसे कुछ लर्न करते हैं और आप जो काम करते हो उसको देखते देखते अपने आप ही सीखना शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाती है सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर के अंदर भी इंडिया को अब चाइना चैलेंज कर रहा है, क्योंकि यहां पर राइटर के पास में बहुत ज्यादा एविडेंसेज हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो जोसेफ न्याय जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहला नोशन दिया कि सॉफ्ट पावर में आज अगर देखें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट की पिलर्स पर फोकस करते हैं। एक तो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, दूसरा उस कंट्री का कल्चर कैसा है, और तीसरा उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है। ये लिख लेना ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि सॉफ्ट पावर कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। हार्ड पावर सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर का मैंने बता दिया इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, और सॉफ्ट पावर का मतलब हो गया पॉलिटिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसकी कोई लेजिटिमेसी पे ध्यान दे रहे हो, मतलब इसकी वैधता। और लेजिटिमेसी एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल, जिसका मतलब होता है कि वहां पर लोगों का विश्वास है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, समझ गए। लोग अगर उसको अप्रूव दे देते हैं, आप अगर केंद्र सरकार को ये मानते हो कि हाँ जी हमारी सरकार ये है, तो ही तो वो लेजिटिमेट सरकार हुई। अब अगर वो सरकार जिसको आप अप्रूवल ही नहीं देते हो, आप मानते ही नहीं हो, तो वो सरकार लेजिटिमेट नहीं हो सकती, समझ गए। तो वैध जो चीज होती है उस चीज के लिए हम देखें। दूसरा मोरालिटी, कि हाँ वाकई में अगर नैतिक तौर पे देखा जाए तो भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो लेजिटिमेसी के साथ में काम करें और मोरालिटी के साथ में काम करें, तो दूसरे कंट्रीज के साथ में आप अपने डीलिंग जो करोगे फिर इस फॉरेन पॉलिसी पे, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेजिटिमेट सरकार, लेजिटिमेट तरीका और मोरालिटी के बेसिस पे अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो और दूसरे कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहे हो, इसका मतलब आपकी सॉफ्ट पावर अच्छी है।
फिर बात आ जाती है कल्चरल इन्फ्लुएंस की, कि कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि आप अगर अपनी कल्चर को मानते हो कि हम बहुत अच्छी कल्चर के हैं, तो डेफिनेटली दूसरे देशों की या दूसरी कल्चर के जो लोग हैं वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी कल्चर की रेस्पेक्ट करेंगे। तो सॉफ्ट पावर का एक ये पिलर हो गया। तीसरा पिलर हो जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये इसका मतलब हो गया कि लोग आपके पॉलिटिकल कल्चर से कितना सीख रहे हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज से कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की वैल्यूज वेस्टर्न कंट्रीज से पिक की गई है। तो आज अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां पर जाना चाहते हो अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप बोलोगे कभी कोई यूएसए का नाम लोगे, कोई एक दो जने हो सकते हैं, कुछ जने हो जो कि इंडिया का नाम ले, बाकी ड्रीम प्लेसेस तो भाई यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज है, भाई वहां जाकर के घूम के आएंगे, क्योंकि आपने वहां पर उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते आपने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और उस डेमोक्रेसी के बेसिस पे आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। वो बात ठीक है कि हमारे वेदों में भी दी हुई थी, बट जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं उस पर ध्यान देना आप। तो ऐसे में आप दूसरे पॉलिटिकल वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोगों को आप अपनी खुद के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मतलब पॉलिटिकल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इसका मतलब पॉलिटिकली भी आप अच्छा काम कर रहे हो। तो ये तीन की पिलर डिसाइड करते हैं कि आपकी सॉफ्ट पावर क्या है। तो देखो वैसे तो सॉफ्ट पावर को मेजर करना डिफिकल्ट तो है ही, इसमें डाउट नहीं है, पर फिर भी कुछ पिलर्स पे ध्यान देकर के ये जो हमने देखे पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन तीन की पिलर्स पर ध्यान देकर के ऑस्ट्रेलिया में एक लोवी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपने हिसाब से सॉफ्ट पावर में अपने कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं कि हाँ भी सॉफ्ट पावर में कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड करता है। तो सबसे पहले आता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरीके से काम हो रहा है। तो इंडिया की रैंक तो आई है 6ठी, ठीक है, जबकि चाइना की रैंक रही है 1st। टॉप 25 एशियन पावर्स में से आप देखो कि चाइना और इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है। ये मत देखना कि हम ये देख रहे हैं यार इंडिया भी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहां पर कंपैरिजन की बात हो रही है, तो चाइना आगे मिलेगा आपको इन डेटाज के बेसिस पे। क्योंकि क्या आपने अभी तक कितना पढ़ा, मैंने भी इतना ही पढ़ा कि भाई इंडिया की सॉफ्ट पावर चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि चाइना जो है वो पैसे के दम पे अपनी दादागिरी चलाता है। जैसे कि हम बनते तो पोर्ट को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का भी काम कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अभी बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे दब चुका है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करती है कि हाँ चाइना जो है वो अपनी हार्ड पावर को ज़्यादा काम में लेता है। पर यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंडिया की रैंक तो रही 6 और चाइना की रैंक रही नंबर 1 25 एशियन पावर्स में। अब एशियन पावर्स में यूएसए को भी कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि यहां पर डिप्लोमेटिकली मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस है अमेरिका की कहीं ना कहीं। इसके अलावा लोवी इंस्टीट्यूट की जो फर्दर आगे बातचीत हुई तो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि डिप्लोमेटिक नेटवर्क, मल्टीलेटरल पावर और परसीव्ड फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, एम्बिशन और इफेक्टिवनेस, इन सबको अलग अलग देखा गया है। डिप्लोमेटिक नेटवर्क का मतलब हो गया कि मान लो एक तरफ चाइना है एक तरफ इंडिया है, तो इनका किस किस कंट्री के साथ में कितना एंगेजमेंट है, ये तो नेटवर्क बन गया। फिर मल्टीलेटरल पावर, कि चाइना का इन्फ्लुएंस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यहां पर कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया के कंपैरिजन में। तीसरा फिर एम्बिशन, कि कंट्री को आप कहां तक लेके जाना चाह रहे हो, और एक इफेक्टिवनेस कि भैया आपने सपने तो बड़े अच्छे बना दिए, पॉलिसीज तो बड़ी अच्छी बना दी, पर इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन प्रॉपर है कि नहीं। इन सारी चीजों पे आप कंपेयर करते हो चाइना और इंडिया को। तो ऐसी परिस्थितियों में भी अगर नेटवर्क वाले सेगमेंट में देखें तो इंडिया जो है वो मैच तो करता है चाइना को नंबर्स में, ठीक है। कि रीजनल एम्बेसीज की बात करो कि जितनी चाइना की एम्बेसीज हैं वहां पर आपको इंडिया का लगभग मिल जाएगा। पर वर्ल्ड वाइड देखो, एशिया में तो पर्टिकुलर देखो, यहां पे 25 कंट्रीज के अंदर तो इंडिया का आसपास का जो एरिया है एशिया का, वहां पर तो इंडिया और चाइना की एम्बेसीज लगभग बराबर है। और अगर पूरे विश्व में देखें ना कि इंडिया के एम्बेसीज कहां कहां पर खुली हुई हैं, तो इंडिया की एम्बेसीज तो 126 देशों में, जबकि चाइना की है 176 में। तो नेटवर्क वाले मुद्दे पर भी क्या हो गया, इंडिया पीछे। अब आ जाओ मल्टीलैटरलिटी पे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों रीजनल मेंबरशिप में तो एक दूसरे को देखो काउंटर करते हैं या फिर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बट बात आ जाती है यूनाइटेड नेशन की, जो मैं पहले बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशन में जितना बजट आता है ना, उसका 11%, 11.7% तो देखो चाइना देता है और इंडिया देता है केवल 0.8%। तो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे भी चाइना अपने आप में ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। फिर बात आ जाती है सर्वेज की, कि फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप की बात करें और एम्बिशन इफेक्टिवनेस की बात करें तो चाइना की रैंक एशिया में 1st से
4th के बीच में वेरी करती है, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 5 से 6 के बीच में वेरी करती है। तो ओवरऑल यहां पर राइटर इन डेटास के बेसिस पे क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ये बताओ कि चाइना और इंडिया में कंपैरिजन कहां कहां पे हो सकता है। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, देखो अभी मैं आपको बताता हूं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, राइट, कि आप चाइना और इंडिया को कंपेयर करो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। एकदम परफेक्ट आर्टिकल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहां कहां पर आप बता सकते हो। तो ऐसे में हार्ड पावर में तो चाइना आगे बढ़ ही रहा है, तो अब सॉफ्ट पावर में भी चाइना ज्यादा पीछे नहीं रहा है। फिर इस लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा कल्चरल इन्फ्लुएंस पे भी ध्यान दिया गया, तो इंडिया का 4th प्लेस है और चाइना का 2nd प्लेस है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मान के चलो कल्चर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाइना में तो 53 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया में केवल 37 है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा लोवी ने कुछ, ये जो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का, इसने कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे भी फोकस किया, कुछ अदर एलिमेंट्स में भी, जिसमें कल्चरल प्रोजेक्शन कि एक कल्चर का दूसरी कल्चर पे कितना असर जा रहा है, और इंफॉर्मेशन फ्लो की बात भी करें तो इन चीज़ों के भी ऊपर भी देखें ओवरऑल तो चाइना इंडिया से आगे ही है रैंकिंग के अंदर। कल्चरल प्रोजेक्शन की बात करें तो गूगल सर्च में अगर देखा जाए, अभी अगर देखा जाता है एविडेंसेज ही हैं, गूगल सर्च में अगर देखा जाए तो सीधा से एक चीज़ आती है कि कल्चरल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। जैसे कि चाहे सर्विसेज हो जिनमें कि आप कल्चरल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करते हो, ठीक है, या आप जैसे टेलीविज़न की बात करो या रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करो, जहां पर आप अपनी खुद की कल्चर के बारे में एक्सचेंज करते रहते हो, तो उसका भी इन्फ्लुएंस चाइना का ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर देखें तो चाइना की 53 और इंडिया की 37। और इसके अलावा अगर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स की बात करें, आज मैकडी, कोका कोला या जो भी आप ब्रांड्स कंज्यूम करते हो, ये कहाँ की है जी? इंडिया की तो नहीं है ना। ये वो ब्रांड्स हैं जिनका आपके कल्चर पे इन्फ्लुएंस आता है। आप ये जो एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक है ना, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव वाली, ये जरूर पढ़ो। उसमें अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियंस, जिसमें हम जीन्स पहनने लग गए, टी शर्ट पहनने लग गए, ठीक है, और खाने के अंदर किस तरीके से हमारा एकदम बिहेवियर ही चेंज हो चुका है, बर्गर खाना, पिज्ज़ा खाना, ये सारा वेस्टर्न है, राइट। तो ऐसे में यहां पर हम चाइना इंडिया की कंपैरिजन भी करें तो वर्ल्ड के 500 ग्लोबल ब्रांड्स की बात करें तो उनमें चाइना के तो 73 हैं, और इंडिया की अगर बात करो तो बेयरली 9 ब्रांड्स ही 500 टॉप 500 में आते हैं। तो ऐसे में कल्चरल इन्फ्लुएंस भी चाइना का इस ब्रांड वाइज भी देख सकते हो। आगे देखो, स्काई स्क्रैपर्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंस सेंटर्स की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली जो सिटीज़ हैं, मुंबई जैसी, तो चाइना में भाई साहब 156 सेंटर हैं मेन फाइनेंस सेंटर, और इंडिया में कितने हैं? ओनली 44। तो ये भी एक गैप आ रहा है। इसके अलावा पासपोर्ट की बात करें तो चाइनीज़ लोग 74 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा घूम के आ सकते हैं, जबकि इंडियंस केवल 60 कंट्रीज़ में जाके आ सकते हैं। एक ये कंपैरिजन भी आ सकता है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करें तो 2016-17 में इंडिया ने लगभग 24,000 एशियन स्टूडेंट्स को होस्ट किया है कि हाँ हमारे यहाँ पर आओ और पढ़ो, जबकि चाइना ने 2.25 लाख स्टूडेंट्स को होस्ट किया है एजुकेशन के लिए। फिर बात आ जाती है टूरिस्ट ट्रैवल अराइवल की, तो इंडिया में 2017 में 5 मिलियन टूरिस्ट आए थे एशिया से, और चाइना में कितने गए? 41 मिलियन टूरिस्ट, ठीक है ना। तो 25 जो एशियन कंट्रीज की हम बात करें उनमें टॉप पे रहा है चाइना। इसके अलावा टोटल ओवरऑल टूरिज्म की बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो इंडिया में तो वर्ल्ड टूरिस्ट कितने आए? 17 मिलियन, 2017 की बात है, जबकि चीन में कितने आए? 63 मिलियन। तो कंपैरिजन देखते जाओ आप हर जगह पे। फाइनली फिर 2017 की बात करें, दोनों को अगर हम प्रॉपर रैंक ना दे, चलो ठीक है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अलावा भी हम कहीं और जाएं, तो गवर्नमेंट की जो इफेक्टिवनेस इंडेक्स है उसमें भी इंडिया की रैंकिंग चाइना से पीछे है। इंडिया की अगर रैंक देखो, यहां पर इंडिया का 43% कंट्रीज में से 12th रैंक है, जबकि चाइना की 10th रैंक है। आप ये देखो, यहां पर भी कंपैरिजन में अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में या फिर आप गवर्नमेंट की जो इफेक्टिवनेस है उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट पीछे जा रही है। फिर उसके बाद में आप देखो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर आप कह सकते हो वायलेंस या फिर टेररिज्म की एब्सेंटिज्म, दैट मीन्स कि हाँ भाई शांति है, माहौल बड़ा शांत है, सरकार गिरने का डर कम से कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वायलेंस नहीं हो रहा, टेररिज्म नहीं हो रहा, उसमें भी इंडिया की रैंक आई है 21, जबकि चाइना की रैंक है 15th। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये कंपैरिजन भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर चाइना और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो सॉफ्ट पावर के पॉइंट पे एक मिक्स सा फील होता है। अब आपको पीछे बैकग्राउंड में दिमाग में भी आ रहा होगा कि सबसे पहली बात तो कि ये इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसने रिसर्च करके ये दी है, तो क्या वो पूरा ऑथेंटिक है, सवाल उठता है उसके ऊपर। नंबर 2 आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चाइना ने की जो हमने पूरी ये सारी देखी ना, इसके पीछे इकोनॉमी चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम हार्ड पावर में कंसिडर कर रहे हैं। तो एक चीज डेफिनेटली आपके दिमाग में ये भी आई होगी कि भाई हार्ड पावर में जो कंट्री स्ट्रांग होता है उसकी सॉफ्ट पावर अपने आप ही राइज होना शुरू हो जाती है, तो वो एक पॉइंट है। पर हम राइटर के ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉफ्ट पावर में चाइना और इंडिया के बीच में एक मिक्स देखने को मिलता है, दोनों के बीच में आप ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहे हो। और नंबर्स ने हमें देखो पूरी स्टोरी बताई दी है कि कहां टेररिज्म के ज्यादा स्कोप है, टूरिज्म के कहां पर स्कोप है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फॉरेन पॉलिसी, इन सब में कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है, ये हमने प्रीवियसली अच्छे से देखा इस आर्टिकल में। इसके अलावा राइटर बोल रहे हैं कि मैं साउथ ईस्ट एशिया में रहा हूं, ठीक है, और वहां की अगर स्टोरी अगर मैं नरेट करूं तो सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है जहां पर मतलब आसियान कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर कोई भी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात होती है लोकल लोगों के बीच में, तो ऐसी एक भी बात नहीं होती जिसमें चाइना की बात ना हो, चाहे वो रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात हो, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो, ग्लोबल इश्यूज की बात हो, आसियान इकोनॉमीज की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, चाइना के बिना बात नहीं होती। इवन कंटेम्प्रेरी कल्चर जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सब में चाइना के बिना वहां बात ही नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ बहुत कम होता है जब इंडिया के बारे में बात होती है। आप कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस, रीजनल एम्बिशंस, इकोनॉमिक और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज और कल्चरल एंड पॉलिटिकल फिट की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया की पकड़ बहुत कम है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। एक पॉइंट ये भी आ जाता है बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है। नंबर 2, चाइना पैसा बहुत फेंकता है वहां पे, चाइनीज कंपनियां बहुत राइज हो रही है, चाइनीज कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। जैसे आज हमारा अगर खुद से देखोगे, खुद को एक बार समझोगे खुद को, तो अमेरिकनाइजेशन ज्यादा है, हम अमेरिका की तरफ टिल्टेड हैं, अमेरिकन कल्चर हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि चाइना की हमारे यहाँ एंटर हो चुकी है, जिसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी घरों पे ऐसे तिराहे के ऊपर घर बना हुआ हो, जैसे ये रोड है, यहां से एक रास्ता आ रहा है, यहां पे अगर कोई घर बना हुआ है तो आपने कभी नोटिस किया इस घर के बाहर शीशा लगा हुआ रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि भाई घर जो है तिराहे पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता अंदर से जा रहा है तो वास्तु के हिसाब से गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में ये जो तिराहे पे शीशा लगाया जा रहा है ना, ये इसलिए लगाया जा रहा है कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को रास्ता दिखा दे, तो ये रास्ता घर में से ना जा करके एक प्रॉपर फ्लो होता रहे, तो घर की वास्तु खराब ना हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना शीशा लगाने का तिराहे के ऊपर बने हुए घरों के अंदर, वो ये चाइना से आया हुआ है, इंडिया में चल रहा है, समझ गए, चाइनीज वास्तु का ही कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो कल्चरल इन्फ्लुएंस चाइना का कितना है। तो इन्होंने अपना कि स्टेट ऑफ साउथ एशियन सर्वे रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है वहां पर हम और ज्यादा एक काम करने की जरूरत है। एंगेजमेंट तो देखो बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे हम काम भी कर रहे हैं। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, फिर एनडीए फर्स्ट के टाइम पे मोदी जी जब आए तो उन्होंने फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। आज चलो ठीक है हम एंगेज कर रहे हैं, पर एक तरफ चाइना की बात करें तो चाइना के बारे में ऐसे फील आती है रिस्पेक्ट वाली, अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो। जबकि आप इंडिया की बात करो तो वहां पर इंडिया के ऊपर चुप्पी सधी हुई है। तो ऐसे में हमें आवेश में या उत्तेजना में ना करके हमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर काम करने की जरूरत है। बात ठीक है कि क्लासिकल चाइना की बात करें और क्लासिकल इंडिया की बात करें तो वो दोनों सेम दिखाई देंगे कि हाँ जी, पास्ट में इंडिया और चाइना दोनों मिलकर के इंटरनेशनल ट्रेड में 25% स्टेक्स हैं वो अपने हाथ में रखते थे। बट करंट बात की जाए ना तो चाइना और इंडिया के बीच में गैप्स बहुत बढ़ गए हैं। हमारे लिए केवल मिलिट्री इकोनॉमी नहीं, सॉफ्ट पावर्स भी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से चैलेंज दे रही हैं, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। कभी भी चाइना इंडिया को कंपेयर किया जाए, आपके पास में इतना सॉलिड कंटेंट है कि हार्ड पावर तो आप जानते हो कि इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है चाइना की, आज यूएसए के बाद में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मिलिट्री की बात करो, नेवी सबसे बड़ी नेवी है, नेवी के बारे में मैंने बात कर ली थी कि व्हाइट पेपर आ गया था 2004 में वहां पे नेवी के लिए, और हमारे यहां पर कोई पॉलिसी नहीं है प्रॉपर। वहां पर
कोई भी एयरक्राफ्ट अगर डेवलप करना होता है, फाइटर जेट तैयार करना होता है, तो 3 से 4 साल के अंदर तो कमीशन हो जाता है नेवी के अंदर, और हमारे यहां पर 10-10 साल लग जाते हैं, बस ट्रायल ही चलते रहते हैं। तो उन चीज़ों को करेक्ट करना जरूरी है। इसके पीछे एक ये भी आर्ग्यूमेंट आता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहती है। चलो वो एक पॉइंट है, बाकी ये था मेन पॉइंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम एज ए पॉलिटिकल गुड। आर्टिकल को लिखा है यहां पर जीनी लोकनीता के द्वारा, और ये राइटर हैं, बहुत ही गजब के एक्सपर्ट हैं। ये प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के और इंटरनेशनल रिलेशंस के, कहां पर, ड्रू यूनिवर्सिटी में। ये ऑथर हैं द ट्रुथ एंड मशीन, जिसमें पॉलिसिंग वायलेंस साइंटिफिक इंटेरोगेशन इन इंडिया, ये इनकी बुक है। और अभी आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इन्होंने अपना काम कर रखा है। ठीक है, अब आप देखो कि राइटर बोलना क्या चाह रही हैं। बोले 1 साल बीत गया जब पिछले लॉकडाउन के टाइम पे तमिलनाडु में एक पिता और एक उसके पुत्र दोनों को पर टॉर्चर दे दे करके और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, और ये थी कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टडी में टॉर्चर किया गया था। इंडिया एक कंट्री है जिसने रेटिफाई कर रखा है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसमें हमारा फोकस क्या है कि कैसे भी करके टॉर्चर को हमें मिनिमाइज करना है। आज भी देखो कि बॉलीवुड मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि पुलिस वाले कोई भी कैदी को या पकड़ लेते हैं तो उसको कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो बोलो उस चीज़ को हमें प्रेज नहीं करना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जजमेंट में सीधा सा कहा था कि आप इस तरीके का काम, वायलेंस आउटब्रेक नहीं कर सकते हो। आप कोई भी परपेट्रेटर है, दैट मीन्स आप किसी भी इंडिविजुअल को केवल शक के दायरे में आप पकड़ते हो और फिर उनसे सच उगलवाने के चक्कर में उनको टॉर्चर करते हो, वो गलत है। दूसरा, जो भी पुलिस ऑफिसर इस तरीके से टॉर्चर करता है उसको जो इम्प्यूनिटी मिली हुई है, उनको जो सेफ्टी मिली हुई है कि वो तो भाई अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो बोलो वो काम करना बहुत गलत है। आप अपनी ड्यूटी का नाम लेकर के किसी को मारो और उसके चलते मौत हो जाए वो, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो यही चीज हुआ था जयराज और उसके बेटे बेनिक्स के साथ में तमिलनाडु में। मद्रास हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था, पर उसके बावजूद भी वहां पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। राइटर यहां पर बोल रही हैं कि अपनी बुक के अंदर एलिजाबेथ कोहन ने सीधा सीधा कंटेंट लिखा था। उनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ टाइम। उन्होंने कहा था कि सिटीजन्स की अगर आप बात करो तो एक लिबरल डेमोक्रेसी में रहना हर एक सिटीजन की अपना ड्रीम होता है कि हाँ हमारी बातें वहां पर सुनी जाए। आज इंडिया अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी बोलता है। हम खुद प्रेएम्बल में पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां पर आज अगर लिबर्टी ना मिलकर के आपको टॉर्चर मिले तो फिर वहां पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। किस पर? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, कि भाई आप क्राइम को, क्रिमिनल्स को केवल और केवल शक के दायरे में सबसे पहले तो जेल में डालते हो। आज हमारे यहाँ पर जेलों में ओवर ऑक्यूपेंसी है, 100 जनों की जगह 114 जने हमारे यहाँ पर जेलों में रहते हैं। तो उसके चलते एक तो आप उनके साथ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, नंबर 2 आप उनको फिर टॉर्चर करते हो, उनसे उगलवाने की कोशिश करते हो, बजाय कि आप एविडेंसेस वहां से गेन करो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करेक्ट करें, जिसमें 3 मेन पिलर आते हैं। एक तो पुलिस जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और साथ में इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। दूसरी में जुडिशरी जो एडजुडिकेट करेगी कि भाई गलत है, जो भी अक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन होना चाहिए या नहीं। और फिर बाद में आ जाती है जेल्स। जेल का काम हो गया कि अगर किसी का कन्विक्शन हो जाता है तो उसकी लाइफ में जो भी उसने गलतियां की हैं उस इंडिविजुअल ने जिसको जेल हुई है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसकी साइकोलॉजी में चेंज लाया जाए, जिससे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरफ फिर से सोसाइटी में जाकर के अपनी आराम से एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। पर हो क्या रहा है? आप टॉर्चर करते हो, गलत बातों के ऊपर आप फॉल्स केसेस बना करके टॉर्चर करते हो, फिर उनको परेशान करते हो। आप देखोगे कि सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन किया ना इन दोनों बाप बेटों की, जब डिटेल लेने के लिए पुलिस स्टेशन में गए तो वहां पर दीवारों के ऊपर खून के थक्के मिले थे, ब्लड स्टेन्स मिले थे वहां पर। और उनका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ा कि दोनों बाप बेटों को इतना बुरा मारा गया था कि उनके एनस से, आप कहोगे कि मतलब इतना बुरा मारा था कि उनकी जो सीट थी, बैठते हैं, वहां से ब्लड रिलीज हो रहा था। आप देखो कितना बुरा हाल हुआ होगा उन दोनों बाप बेटों का, उनके रेक्टम से ब्लड रिलीज हो रहा था। तो ये चीज बहुत गलत है, उनकी गुदा से बेसिकली। ठीक है, तो फिर मजिस्ट्रेट की बात आई,
अब हमें पता है कि हमारे यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाना चाहिए। फिर वो बताएंगे कि हाँ जी, ये जो पकड़ा है पुलिस ने जिन भी इंडिविजुअल्स को, उनको जेल होनी चाहिए या उनको फ्री कर देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है? जब जुडिशरी में मजिस्ट्रेट ने भी यही कहा कि कोई गलत नहीं है, आप आराम से इनको एक तरीके से रिमांड पर लेके जाओ। रिमांड पर लेके जाते हैं तो इस तरीके से रिमांड पर लेके जाते हैं कि छड़ियों से उनकी धुलाई होती है और वो बच्चे उसके पिता की दोनों की डेथ हो जाती है। बोले ये कोई एक ही केस नहीं है, ऐसे केसेस बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर। इसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें मॉडर्निटी पर भी ध्यान देने की होगी, एडवांसमेंट पर भी ध्यान देने की होगी। आप इन्वेस्टिगेशन को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते हो जहां पर आप वहां पर एक तरीके से उगलवाने की ज्यादा कोशिश करते हो? आप एविडेंसेस के बेस पे काम करो। वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनमें सीधा सा एक ही काम होता है। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में, हम भी देखते हैं अच्छे से, कि टॉर्चर करने की बजाय उनको मतलब एक तरीके से जो सजाएं देनी होती है वो तो मिलती है, वो डाउट नहीं है, पर उनको ज्यादा थर्ड डिग्री टॉर्चर की बजाय एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर बाद में आगे काम होता है। तो हमें इन्हीं पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो पता नहीं कितने लोग हैं जो निर्दोष हैं फिर भी वो जेलों में पड़े हैं और उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। इसका देखो, अगर जेलों की बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही जेल में पड़ा मिलता है, जो कि दलित है, आदिवासी है, वुमेन है, मुस्लिम है या ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ऐसे में हमें इनकी जो वल्नरेबिलिटी है ना, उसको ध्यान में रख करके फिर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस की ज़रूरत है कि इस तरीके से जयराज और बेनिक्स के साथ में जो कुछ भी हुआ और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि टॉर्चर जो है ये गलत है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। बस वही चीज़ है कि कुछ केसेस को आप ध्यान में रखते हो, बाकियों को इग्नोर कर देते हो, तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है। हमें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। एक सब्सटेंशियल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, तब जा कर के आप काम करोगे। नहीं तो स्टेट खुद वायलेंस अगर करने लग गया तो फिर बाद में सिटीजन्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है फार्मर्स सो फार। आर्टिकल को लिखा है प्रमोद कुमार। ये देखो, पंजाब से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से। यहाँ देख सकते हो, राइटर जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ से एसोसिएटेड डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आज कहीं ना कहीं 60 साल के लगभग हो गया, मतलब मिड 60s के अंदर आई थी, 1967 के लगभग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पर जो प्रोटेस्ट हुए थे, उस टाइम पे प्रोटेस्ट किससे रिलेटेड हुआ करते थे कि भाई किसानों को अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करवानी थी, या फिर जो उनका पैसा होता था उसके लिए, या फिर जो मेहनताना था उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे। बट अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी हमने देखा किसान जो 3 एग्रीकल्चर लॉज के अगेंस्ट में रोड पे उतरे हुए हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो वो सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। पहले तो रेम्यूनरेशन के लिए लड़ रहे थे कि हमें हमारा मेहनताना पूरा मिलना चाहिए, अब बोले सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। एक तो ये चीज़ बताई जा रही है। पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से जो एक्ट्स पारित किए हैं, उन एक्ट्स में बोले एक हैस्टी कदम उठाए हुए दिखाई देते हैं, जल्दबाजी के। ठीक है, तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बने। एग्रीकल्चर पॉलिसी अगर बनती है तो काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 80s के जो रेवोल्यूशन थे या फिर जो भी क्रांतियाँ हुई थी, एजिटेशन हुए थे किसानों के द्वारा, वो डिमांड थी कि प्राइस सपोर्ट मिले, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए क्रेडिट सिस्टम को, जिससे कि बैंक खोले जाएं, बैंकों से लोन दिया जाए किसानों को, या फिर रेगुलर सप्लाई हो इनपुट्स की और सब्सिडी रेट्स की। तो इनके लिए बोले डिमांड हुआ करती थी। पर अब जो डिमांड है वो है सर्वाइवल के लिए, ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। अब की बार प्रोटेस्ट में एक डिफरेंस ये है कि पंजाब सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और दूसरा यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये 3 लॉज की बात करें, ठीक है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो ये आइडिया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का था, पर इम्प्लीमेंट इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो बोले ये बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिएट कर रहा है, सर्वाइवल मुश्किल कर रहा है लोगों के लिए। इसमें एक एक्ट तो आपको पता ही, एपीएमसी मंडियों से संबंधित था, एक आपको एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रोल प्ले तो करना था, पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल एक काम किया है, एक बार तो इन लॉज को 2 साल तक का स्टे कर दिया कि 2 साल तक इनको कोई इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाएगा। फिर बात यह आ जाती है कि अब
इस सिचुएशन की बात करें तो अभी लगातार अपने हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारी जो वेलफेयरिज्म या फिर हमारी जो प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है उस छत को हमारे से मत हटाओ। क्योंकि एलपीजी पॉलिसी की बात करें तो 1991 में हमारे एलपीजी आ गई थी, तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया था, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक भी इसका असर नहीं देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अब एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ और बूस्ट देने के लिए ये 3 लॉज लाए गए थे, पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ यहाँ के मध्य प्रदेश के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब फिर बाद में बताया जाता है कि प्रोटेस्ट का गलत टाइम तब आता है, टर्निंग पॉइंट तब आता है क्योंकि प्रोटेस्ट एकदम सही चल रहा होता है, जब रिपब्लिक डे को मार्च निकलता है और वो एक वायलेंट आउटब्रेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलो उसको छोड़ करके बाकी सारे इंसिडेंट ऐसे थे जहां पर कोई गलती नहीं थी, जैसे कि सॉन्ग्स भी ऐसे बन गए थे जिनमें लगातार एम्पावरमेंट की बात की जा रही थी किसानों की, कि बोले किसान वो नहीं होता जो किसानी कर रहा है, किसान वो भी है जिसने किसी ज़माने में किसानी की थी, ऐसे करके बातें बताई जा रही है। तो ओवरऑल देखो मेन सजेशन यही दिया जा रहा है, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पार्लियामेंट में अच्छे से डिबेट हो और फिर उसके बाद में आपने एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए, उसको स्टेट्स फॉलो करें, डिबेट होना चाहिए उस पर अच्छे से, और फिर जाकर के आप सिक्योरिटी इंश्योर कर पाओगे गरीबों की, फूड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री कैन बी इंश्योर्ड। क्योंकि आज अगर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न यूपी इनकी बात करें तो चावल और गेहूं बहुत प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, फूड ग्रेन बाउल बोला जाता है इनको। तो इसमें हमें एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कि एक गाइडलाइन का काम करे पूरी आने वाली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो डिस्कशन में इतना ही था, एक बार आप खुद से रीडिंग मार देना, न्यूज़पेपर में सुबह शेयर कर दूंगा। थैंक यू।